हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डीजी हायर मैथ्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। माई सेल्फ सचिदानंद प्रसाद एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स व्हिच नेम्स इज सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेट थ्योरी में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ए सेट, एलिमेंट ऑफ ए सेट, सेट नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, ऑर्डर ऑफ ए सेट एंड एग्जाम्पल्स। तो फ्रेंड्स, सेट थ्योरी को पढ़ने से पहले इसका हिस्ट्री जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो जर्मन के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था जॉर्ज कैंटर। उन्होंने ही समुच्चय सिद्धांत का सूत्रपात और विकास 19वीं शताब्दी के अंत में किया। इस सिद्धांत की सहायता से गणित के विभिन्न शाखाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे लीनियर अलजेब्रा, अलजेब्रा। और मान लीजिए आप इंटरमीडिएट पास करके आगे मैथ्स के फील्ड में जाना चाहते हैं तो सेट थ्योरी का एक महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए आप लोग केवल इंटरमीडिएट को पास करने या फिर नंबर लाने की दृष्टि से इस सेट थ्योरी को ना पढ़ें, बल्कि पूरे मन से और अच्छे से पढ़ें इसको, ताकि आपको आगे चल के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सेट थ्योरी। जैसे कि मैंने बोर्ड पर ये कुछ बातें लिखी हैं, जैसे टी सेट, डिनर सेट, ताश के पत्तों की गड्डी, भेड़ों का झुंड, अंगूर के गुच्छे, संतरों के ढेर, रंगों का सेट, बिंदुओं का समूह, मनुष्यों का समुदाय इत्यादि। ये सारे बातों देखने से आपको क्या पता चलता है? टी सेट यानी टी सेट में क्या हो सकता है? एक ट्रे हो सकता है, कप हो सकता है और प्लेटें हो सकती हैं। इन सभी से मिलकर टी सेट बनता है। मतलब 3 वस्तुएं मिलकर एक सेट बनाई है, एक समूह बनाई है। उसी तरह इसमें देखिए डिनर सेट है। तो डिनर सेट में क्या होता है? थाली, गिलास, चम्मच, कटोरी इत्यादि। तो कई सारे सामान मिलकर इकट्ठा हुए हैं तो डिनर सेट बनाए हैं। डिनर सेट यानी एक समूह बनाए हैं। फिर यहाँ पे देखिए ताश के पत्तों की गड्डी। तो ताश के पत्तों की गड्डी क्या होते हैं? कागज़ के टुकड़े होते हैं और उस कागज़ के टुकड़ों पर किसी पर के, किसी पर क्यू और किसी पर ए, किसी पर नंबर्स लिखा रहता है। तो वो सारे कागज़ के टुकड़े मिलकर इकट्ठा होकर एक समूह बना लेते हैं और उस समूह को देखने से पता चलता है कि वह ताश के पत्ते हैं। अब यहाँ पे देखिए भेड़ों का झुंड। तो भेड़ों का झुंड में मतलब कई सारे भेड़ मिलकर एक झुंड बना लिए, वो भी एक समूह बन गया। अंगूर के गुच्छे, कई सारे अंगूर मिलकर एक गुच्छा बन गया, वो भी एक समूह हो गया। संतरों का ढेर, बहुत सारे संतरे लेकर उसका ढेर लगा दिए, वो भी एक समूह बन गया। रंगों का सेट, अलग अलग कलर का रंग ले लिए, उसका सेट बना लिए, वो भी एक समूह बन गया। मनुष्यों का समुदाय, कई सारे मनुष्य मिलकर एक समुदाय बना लिए, वो भी एक समूह बन गया। इत्यादि अपने जीवन में आप लोगों ने बहुत से समूहों को देखा होगा और उससे आप परिचित होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि वस्तुओं का ऐसा इकट्ठा करना है, वस्तुओं को ऐसा इकट्ठा करना है और उस वस्तुओं को देखने से पता चले कि ये किस तरह का समूह है। तो उसे क्या कहते हैं? उस समूह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। आइए इसी आधार पर हम लोग इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। इसका डिफिनीशन होता है सेट इज अ वेल डिफाइंड collection of objects. Set is well defined collection of objects। मतलब वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह या संग्रह
ही क्या होता है, समुच्चय होता है। वस्तुओं का सुपरिभाषित या संग्रह ही समुच्चय होता है। मतलब कई सारे वस्तुओं को लेकर इकट्ठा करना है, उनका एक समूह बनाना है, और उस समूह से देखकर पता चलना चाहिए कि ये किस तरह का समूह है, तो उसे क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित मतलब निकलता हो कि वे वस्तुएं समूह में हैं या नहीं हैं, तो ऐसे वस्तुओं को क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ऐसे वस्तुओं से बने समूह को समुच्चय कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं एलिमेंट ऑफ ए सेट। जैसे यहाँ पर लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते हैं, 5 ही अक्षर होते हैं, जो कि यहाँ पे लिख दिए गए हैं, A E I O U। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, ये जितने भी ये 5 अक्षर हैं, ये इकट्ठा हुए, इकट्ठा होके एक समूह बनाए हैं, जिसे समुच्चय कहते हैं। किस तरह का समुच्चय है वो, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, बाउल्स हैं। तो इस प्रत्येक अक्षर को हम लोग क्या कहेंगे, अवयव कहेंगे। अवयव, किसका अवयव, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का अवयव है, और इंग्लिश में इसे एलिमेंट कहेंगे। ठीक है, इसमें से प्रत्येक एक सदस्य को अवयव यानी एलिमेंट कहेंगे। किसका अवयव कहेंगे, बाउल्स यानी स्वर का, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का अवयव है। कोई भी एक इसमें से ले लीजिए, वो अवयव होगा स्वर का। अब यहाँ पर लिखा है सप्ताह के दिन का समुच्चय। तो सप्ताह के दिन के कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो सातों को 7 दिन लिख दीजिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, डॉट डॉट रविवार तक पूरा लिख लीजिए आप। तो इसमें से प्रत्येक दिन को सप्ताह के दिन के अवयव कहा जाएगा, सप्ताह के दिन के समुच्चय का अवयव कहा जाएगा। सोमवार भी अवयव है सप्ताह के दिन के समुच्चय का, मंगलवार भी है, बुधवार भी है, बृहस्पतिवार भी है, शुक्रवार भी है, शनिवार भी है, और रविवार भी अवयव होगा सप्ताह के दिन के समुच्चय का, या फिर एलिमेंट होगा सप्ताह के दिन के समुच्चय का। विषम संख्याओं का समुच्चय में क्या हो जाएगा, जो भी विषम संख्याएं होंगी उसको लिख देंगे, 1 2 3, 2 नहीं होगा, सॉरी। विषम संख्याओं का समुच्चय में क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, मतलब जो 2 से ना कटे वो होगा। तो इसमें से प्रत्येक एक अक्षर क्या होगा, विषम संख्याओं का समुच्चय का अवयव यानी एलिमेंट होगा। सम संख्याओं का समुच्चय में क्या होगा, जो 2 से कट जाएंगी वो सम संख्या होगा। तो 2 से कट जाने वाली संख्याएं लिख दिया गया है, 2 4 6 8 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, जहाँ तक आप लिख सके। इसमें से प्रत्येक एक सदस्य को सम संख्याओं का समुच्चय का अवयव यानी एलिमेंट कहा जाएगा। अब मान लीजिए मैं बोलूँ कि 2 अवयव है सम संख्याओं के समुच्चय का, तो हमेशा इतना लंबा तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग हमेशा शॉर्टकट में क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम लोग इसको इस प्रतीकात्मक भाषा में लिखेंगे। मान लीजिए इस समुच्चय के जगह पर मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ P, तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू P। इतने के जगह पर मैं P लिख दे रहा हूँ, तो क्या होगा, इस ये है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, और इसे बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। ये क्या होता है, एप्सिलॉन, और सेट थ्योरी में हम इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू। 2 बिलोंग्स टू P,
का मतलब क्या हुआ, दो अवयव है p का या फिर दो एलिमेंट है p का। अब p को हमने यहाँ पर क्या माना है, सम संख्याओं का समुच्चय। तो इसको क्या बोलेंगे, दो क्या है, दो अवयव है सम संख्याओं के समुच्चय का। इसमें से कोई भी एक सदस्य ले लेंगे, ये भी हो जाएगा p भी 4 बिलोंग टू p, 6 बिलोंग टू p, 8 बिलोंग्स टू p, इस तरह से लिख देंगे। अब विषम संख्याओं में क्या हो जाएगा, जैसे इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ, विषम संख्याओं का समुच्चय का नाम मैं q रख दे रहा हूँ, q। तो 1 बिलोंग्स टू q लिखेंगे, 3 बिलोंग्स टू q लिखेंगे, 5 बिलोंग्स टू q लिखेंगे, 7 बिलोंग्स टू q लिखेंगे, डॉट 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 इन्फिनिटी तक लिखते जाएंगे। अब जो भी विषम संख्याएं होंगी बिलोंग्स टू लगाकर लिखते जाएंगे। 1 बिलोंग्स टू q का मतलब क्या हुआ, 1 q का एलिमेंट है या एक अवयव है q का। q का अवयव है मतलब विषम संख्याओं का समुच्चय का अवयव है। उसी तरह 3 भी विषम संख्याओं के समुच्चय का अवयव है, 5 भी विषम संख्याओं के समुच्चय का अवयव है, 7 भी विषम संख्याओं के समुच्चय का अवयव है। 1 बिलोंग्स टू q, 3 बिलोंग्स टू q, 5 बिलोंग्स टू q, 7 बिलोंग्स टू q। उसी तरह ये चार समुच्चय का आप लिख सकते हैं। अब मान लीजिए मैं इसमें पूछूं कि सम संख्याओं के समुच्चय में 5 एलिमेंट आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये सम संख्याओं का समुच्चय है, यानी 2 से कटने वाले संख्याओं का समुच्चय है। तो 5 जो होगा आपका वो इसमें नहीं आएगा। तो जो नहीं आता है उसको ऐसे काट के लिखते हैं और इसको पढ़ते हैं 5 डजन बिलोंग टू p। 5 डजन बिलोंग टू p का मतलब हुआ कि 5 p का एलिमेंट नहीं है। p का नाम हमने क्या रखा है, सम संख्याओं का समुच्चय, मतलब 5 सम संख्याओं का समुच्चय का अवयव नहीं है। मान लीजिए मैं बोलूं कि 7 इसमें का एलिमेंट है, सम संख्या का समुच्चय का एलिमेंट है, नहीं है। तो इसलिए इसको भी ऐसे काट कर लिखेंगे और इसको बोलेंगे 7 डजंट बिलोंग टू p। इसी तरह यहाँ पर विषम संख्याएं हैं, तो मैं बोली यहाँ पर 2 विषम संख्याओं के एलिमेंट होगा, नहीं होगा। इसको भी ऐसे काट कर लिखेंगे और इसको बोलेंगे 2 डजंट बिलोंग टू q। इसका मतलब हुआ 2 विषम संख्याओं के समुच्चय का अवयव नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं सेट नोटेशन। समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों यानी कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, यानी ABC डॉट 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 XYZ से। समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों यानी कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और समुच्चय के एलिमेंट यानी अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसे ABC डॉट 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 XYZ। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में मान लीजिए जैसे
ये कोई सेट है और ए बी सी डी ई ये सारे एलिमेंट हैं। तो समुच्चय को हमेशा कैपिटल अक्षर से लिखते हैं, कैपिटल लेटर से, और उसके एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए कोई एक्स समुच्चय है और उसके एलिमेंट हैं एफ जी एच आई, इस तरह से। तो हमेशा समुच्चय को कैपिटल लेटर से लिखेंगे और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से लिखेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके अवयव लेटर्स ही हो सकते हैं, उसके अवयव न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं, स्थान के नाम भी हो सकते हैं, जानवर के नाम भी हो सकते हैं, किसी व्यक्ति के भी नाम हो सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने की दो विधियां हैं। पहला है तालिका या रोस्टर विधि, टेब्यूलर और रोस्टर मेथड, और दूसरा विधि है गुण विधि अथवा निर्माण विधि, यानी प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो आइए देखते हैं टेब्यूलर और रोस्टर मेथड। इस विधि के द्वारा महिला ब्रैकेट लगाकर सभी अवयवों को कामा से अलग करके ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ए इज इक्वल टू महिला ब्रैकेट में 1 3 5 7 विषम संख्याओं का समुच्चय है, देखने से पता चल रहा है। बी इज इक्वल टू बस, ट्रेन, जीप, कार, यातायात का समुच्चय है, ये यातायात के साधन का समुच्चय है। सी इज इक्वल टू हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, चित्रकला, सामाजिक विज्ञान। इसको देखने से पता चल रहा है कि ये हाई स्कूल का सब्जेक्ट है और मझले ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। तो तालिका या रोस्टर विधि में एक कर्ली ब्रैकेट लगाया जाता है, मझला ब्रैकेट लगाया जाता है और उसमें सभी अवयवों को कामा से अलग करके लिख दिया जाता है। यही होता है टेब्यूलर और रोस्टर मेथड। अब आइए देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट का दूसरा विधि, यानी गुण विधि अथवा निर्माण विधि, प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म को। इस विधि के द्वारा अवयवों के गुण या उसके विशेषता के आधार पर मझले कोष्ठक में सभी अवयवों को न लिखकर उसके गुण या विशेषता को ही लिख दिया है। मान लेते हैं कि सप्ताह के दिन का हम लोगों को समुच्चय बनाना है और उसका नाम हम लोग एफ रख देते हैं, उस समुच्चय का नाम एफ रख देते हैं और उसका एक स्वच्छ अवयव लेते हैं एक्स। मान लिया कि उसका एक स्वच्छ अवयव एक्स है, तब उसको मझले कोष्ठक में एक्स, खड़ी लकीर एक्स और सप्ताह का दिन केवल लिख देंगे और हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये किस तरह का समुच्चय है, सप्ताह के दिन। बस उसके गुण के लिख देना है, वो किस तरह का समुच्चय है उसका गुण लिख देना है और उसका एक स्वच्छ अवयव लिख देना है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू मझिला कोष्ठक में एक्स कॉलन एक्स, इसको क्या बोलते हैं, कॉलन, सप्ताह के दिन। बस इस विधि में यही है कि किसी भी समुच्चय का एक स्वच्छ अवयव ले लेना है और उसके विशेषता या उसके गुण को उस समुच्चय में लिख देना है। मतलब कहने का मतलब मेरा यह है कि किसी भी समुच्चय के एक स्वच्छ अवयव लेना है और उसके गुण को लेकर मझले कोष्ठक में लिख देना है
इस विधि में ऐसे ही किया था। खड़ी लकीर और कॉलन का यहाँ पर सच दैट मतलब होता है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट के दोनों विधि में अंतर। तो एक तरफ मैं लिखा हूँ रोस्टर मेथड और एक तरफ मैं लिखा हूँ प्रॉपर्टी मेथड। तो रोस्टर मेथड में क्या किया है मैंने, ये करली ब्रैकेट लगा दिया है और उसके अंदर अवयवों को कामा से अलग करके लिखा है। और प्रॉपर्टी मेथड में क्या किया गया है, ये करली ब्रैकेट लगाया गया है और समुच्चय के किसी एक स्वच्छ अवयव मान लिया गया है x, और उसका गुण क्या है, ये देखने से पता चल जा रहा है कि ये विषम संख्याएं हैं, इसलिए उसका गुण लिख दिया गया है विषम संख्या। इसका गुण देखने से क्या पता चल रहा है आपको, एक का वर्ग करेंगे तो एक ही होगा, दो का वर्ग करेंगे तो चार हो जाएगा, तीन का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, चार का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। इसको देखने से पता चल रहा है कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इसका गुण यही है कि ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं और इसका एक स्वच्छ अवयव लेकर लिख देंगे। तो इसको पढ़ेंगे x सच दैट x पूर्ण वर्ग संख्या। उसी तरह ये मझले ब्रैकेट में 3 और 5 लिख दिया गया है। इसको प्रॉपर्टी मेथड में लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, x सच दैट x अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि ये स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेंगे। 3 भी खुद और किसी और संख्या से कटेगा नहीं एक के अलावा, 5 भी वैसे ही। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से ना कटे, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसलिए 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इसका गुण है अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 2 से बड़ा अवयव है और 7 से छोटा। तो देख लीजिए 2 से बड़ा है कि नहीं 3, और 7 से छोटा। मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, 2 से बड़ा लिखना है और ख़त्म करना है 7 से छोटा। ऐसी अभाज्य संख्याएं लेना है जो 2 से बड़ी हो और 7 से छोटी हो। तो उसमें पूरा डिटेल्स लिख देना है करली ब्रैकेट में, उसका गुण और उसका पूरा डिटेल्स लिख देना है कि वो किस तरह का समुच्चय है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x अभाज्य संख्या जो 3 के बराबर है या 3 से बड़ा है। 3 के बराबर यानी 3 है, और 3 से अगर बड़ा होगा तो 5 हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x ऐसा अवयव है जो कि 5 से छोटा है, तो 3 मिल जाएगा आपको, और नहीं तो 5 के बराबर है, तो 5 के बराबर होगा तो 5 मिल जाएगा आपको। तो ये दोनों तरीक़ा से आप इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 है और कोई एलिमेंट इसमें है या नहीं है, तो इसको देखने से पता चल रहा है कि ये सम संख्या है, और सम संख्या है और इसके साथ कोई अक्षर कोई और एलिमेंट तो है नहीं, इसलिए ये भी खुद से ही कटेगा और 1 से कटेगा, किसी और संख्या से तो कटेगा नहीं ये। तो ये भी सम है और अभाज्य संख्या है। इसका गुण यही है कि ये सम अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको लिखेंगे x सच दैट x सम अभाज्य संख्या। इसमें देखिए 2 4 6 8 2 से कट जाने वाली संख्याएं लिखा गया है इसमें। तो 2 से जो संख्याएं कट जाती हैं उसको सम संख्या कहते हैं। तो इसका गुण हुआ सम संख्या, और इसका कोई स्वच्छ अवयव लेकर x लिख लिया गया, तो इसको लिखेंगे x सच दैट x सम संख्या। तो रोस्टर मेथड में ऐसे लिखेंगे और प्रॉपर्टी मेथड में ऐसे लिखेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ सेट। किसी समुच्चय के अवयवों को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, बस वो एलिमेंट सेम रहेंगे
और उसको आप बदल के किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस समुच्चय में 3 एलिमेंट है ए बी सी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी बी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी बी सी ए बी, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और समुच्चय में किसी भी अवयवों का पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी अवयव एक ही बार लिखा जाए, ये नहीं कि उसको 2 बार 3 बार लिखें। जैसे इसमें लिखा है, इस समुच्चय में एक बार लिखा है, दो बार लिखा है, एक भी 2 बार लिखा है, और 2 भी 2 बार लिखा है, 3 भी 2 बार लिखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए समुच्चय में। सभी एलिमेंट केवल एक ही बार लिखा जाएगा। इसमें 2 बार लिखा है तो केवल 1 बार लिख देंगे, ये भी 2 बार लिखा है तो केवल 1 बार लिख देंगे, ये भी 2 बार लिखा है तो 1 बार लिख देंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल देखिए, संकेतन का प्रयोग करके निम्नलिखित कथनों को लिखिए। पहले का ए देखिए, एक्स ए का अवयव है, इसको संकेतन का प्रयोग करके कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। इसको क्या पढ़ते हैं, x बिलोंग्स टू ए, उसका क्या मतलब हुआ, x ए का अवयव है, x ए का अवयव है, उसको शॉर्टकट में इस तरीके से लिख दिया गया। इसको पढ़ते हैं x बिलोंग्स टू ए। y s का अवयव नहीं है, इसको कैसे लिखेंगे, y s का अवयव नहीं है, इसको इस तरह लिखेंगे। और इसको पढ़ेंगे y डजंट बिलोंग टू s, मतलब y s का अवयव नहीं है। x और y दोनों a के अवयव हैं, इसको कैसे लिखेंगे, x कामा y बिलोंग्स टू a। x और y दोनों a के अवयव हैं, उसको लिखेंगे x कामा y बिलोंग्स टू a, मतलब ये दोनों a के अवयव हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य और कौन सा असत्य है। इस समुच्चय में देखिए कौन कौन से एलिमेंट हैं, 2 है, 3 है, 5 है। तो इस समुच्चय का एलिमेंट 3 है कि नहीं है, 3 बिलोंग्स टू ये समुच्चय। तो ये आपको सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सही है, क्योंकि 3 एलिमेंट इस समुच्चय का एलिमेंट है, इसलिए ये सत्य होगा। 7 इस समुच्चय का एलिमेंट है या नहीं है, नहीं है, इसमें 3 4 5 है, 7 कहीं है, ये नहीं है, तो कहाँ से इसका एलिमेंट हो जाएगा, इसलिए ये असत्य है। ई अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय का अवयव नहीं है, इसमें लिख रहा है, मतलब ये लिख रहा है ई डजंट बिलोंग टू दिस समुच्चय, ई डजंट बिलोंग टू दिस सेट, मतलब ई इस समुच्चय का अवयव नहीं है, यहाँ पर लिख रहा है, जो कि ये गलत है, क्योंकि इसमें ई है, इसलिए ये भी असत्य कथन होगा। आई इस समुच्चय का अवयव है, एलिमेंट है, और इसमें सही भी लिखा है, आई बिलोंग्स टू ये समुच्चय, मतलब ये सत्य है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको सेट थ्योरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और ये मेरी पहली वीडियो थी, और आप लोग
मेरी पहली वीडियो को कमेंट कर बताएं कि कैसा लगा, और मुझे अपनी वीडियो में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाने चाहिए।